Hi guys, I hope that you will be okay there. I am also fine here. आज की वीडियो में आपको आज बताऊंगा कि वो कौन सी अवस्था होती है जिस अवस्था में बाइक नीड करती है पिस्टन और इंजन बोर होने के लिए। दरअसल बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी बाइक की पिकअप अच्छी नहीं है, या मेरे को किसी टेक्नीशियन ने बोला है कि इसका इंजन ओवरऑल होगा। तो उस अवस्था में ज़्यादातर लोग शक करते हैं कि इसके पिस्टन को भी चेंज किया जाए, या फिर उसको खुद ही पता रहता है राइडर को कि मेरी बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो इंजन की तरफ से ठीक नहीं आ रहा। तो किस तरह से जांचेंगे आप कि आपकी इंजन की परफॉर्मेंस पिस्टन की वजह से ख़राब है और आपका इंजन जो है वो बोर होने के लिए तैयार है। जब भी आप अपनी बाइक को चलाते हैं तो आप ये होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इसकी पिकअप और स्पीड अच्छी मेंटेन रहे। अच्छी मेंटेनेंस के बावजूद भी आप उससे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं ले पाते। उसका कारण ये होता है कि कई बार या तो लोग सेकंड हैंड बाइक ख़रीदते हैं, या अगर कोई फ़र्स्ट हैंड भी किसी के पास पहले से रही होगी, तो अगर कोई फ़र्स्ट ओनर भी होगा तो उसको भी ये किसी टाइम के बाद चेंज कराना ही पड़ता है। लेकिन उसको पता रहता है कि मैंने बाइक कितने किलोमीटर चला ली है। बाइक जनरली 60 से 70 हज़ार किलोमीटर चल सकती है अच्छे पिस्टन के ऊपर और अच्छी मेंटेनेंस के ऊपर। उसके बाद ये इसकी रिक्वायरमेंट आती है, अगर ये बॉटम लाइन से लिया जाए। नहीं तो मैंने ऐसी ऐसी बाइक देखी है यामा RX 100 जिनको 2-2 लाख किलोमीटर चलाने के बाद भी पिस्टन चेंज कराने की अवस्था नहीं मिली अपनी बाइक में। तो सबसे पहले हम ये जांच लेते हैं कि पिस्टन आखिर किस काम आता है और ये किस चीज़ से बनता है, और इसका सिलेंडर से इसका क्या रिलेशन है, और सिलेंडर किस अवस्था में जाके घिसता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सब बातों को विस्तार से जानने के लिए। सबसे पहले बात की जाए कि यामा का पिस्टन किस धातु का बनाया जाता है और यह कितनी गर्मी सहन कर सकता है और इसका काम क्या है। आंसर ये है कि यामा का पिस्टन कास्ट एल्युमिनियम एलॉय से यानी कास्ट एल्युमिनियम मिश्र धातु से बना होता है। इसको 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर सहन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यह लगातार इस हाई टेम्परेचर के संपर्क में रहता है। ये इग्नाइट सिस्टम को भी मेंटेन करके रखता है और उसको सहन भी करता है, और इस प्रोसेस को वो जल्दी जल्दी दोहराता है जब ये स्टार्ट रहता है। ये कंबस्शन गैसेस को बाहर निकालने में भी सहायक होता है, और फास्ट वर्किंग एफिशिएंसी के लिए इसका डिज़ाइन हल्का भी होना चाहिए। अब हम बात यहाँ करते हैं कि इसका मेज़रमेंट क्या है, पिस्टन का आउटसाइड डायमीटर क्या होता है। कंपनी के अनुसार जो है स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है वो 49.96 टू 49.986 mm होता है। इसके अलावा इसकी लिमिट जो होती है वो 49.90 mm तक होती है। और ओवर साइज़ के अंदर अगर हम जाते हैं तो पहला पिस्टन जब बोर के बाद लगता है तो उसका नंबर पड़ता है 50.25 mm, सेकेंड 50.50 mm, थर्ड पोजीशन पे लगता है 50.75 mm, और अंत में जब लास्ट पोजीशन पर इसका पिस्टन अगर चेंज होता है तो वो होता है 51.25
mm। फाइनली आपको ये उस पोजीशन के बाद सिलेंडर को ही चेंज कराना पड़ेगा, लेकिन उस अवस्था तक तो बाइक बहुत चल चुकी होती है, या फिर किसी ने इतना सिलेंडर को घिस ही दिया है कि उसको इसकी ये ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आपने देखा कि पिस्टन के अंदर जो वेरिएशन आते हैं नंबरों के, वो कारीगर आपको देख करके ही बताएगा। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मैंने पिस्टन को प्रोवाइड कराया है, RX 100 का है। आप देख सकते हैं ये कहीं से भी नहीं घिसा। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो लग कर आता है स्टैंडर्ड साइज़ है। जनरली पिस्टन जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देता तो उसका रीज़न क्या होता है कि यहाँ से आप देखेंगे उसके कट लग चुके होते हैं वॉल्स में, और वो रीज़न क्या होता है कि यहाँ पर जो रिंग्स लगे होते हैं वो घिस चुके होते हैं, और रिंग्स घिसने के परिणाम स्वरूप यहाँ से ऑयल ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि ऑयल का जो संबंध है वो यहाँ तक ही रहता है। और यहाँ पे ये कंबस्शन चैम्बर है, यहाँ आपका इग्नाइट होके ब्लास्ट होता है। ये प्रेशर बनाए रखता है, और प्रेशर बनाए रखने के कारण स्टॉक अच्छा मिलता है। जब भी आपका प्रेशर लीक होगा तो सबसे पहले आप अपने बाइक की रिंग्स को चेंज कराएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रूव हैं इनको साफ़ भी करना चाहिए जब आप इसकी सर्विसिंग कराते हैं। इसके अलावा ये पिस्टन पिन है, इस पिन को एकदम टाइट रहना चाहिए, इसमें प्ले बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे ये टाइट है, और कहीं से अगर टूट फूट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कोई टूट फूट नज़र नहीं आ रही मुझे। मैंने इसको लेंस से भी देखा है अच्छे से बारीकी से। अब इसका नंबर भी देख सकते हैं। ये जब आपका टेक्नीशियन कन्विंस कर दे आपको कि किस तरह से ये ख़राब हो चुका है, तब आप इसको चेंज करा सकते हैं। या तो ये पूरी तरह से घिसेगा तो यहाँ से इसके वॉल्स को अंदर शार्प एजेस इसमें दिखेंगे, और यहाँ से कई बार टूट भी सकता है, ये किसी भी पॉइंट से ये टूट भी सकता है, और सिलेंडर के साथ इसके वर्किंग में प्ले भी आ चुका हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पिस्टन किस तरह से आपको किस अवस्था में रिपेयर कराना है। रिपेयर तो खैर नहीं होता, चेंज कराना है। सर्विस हो सकती है, अगर आपको सर्विस करानी है तो ठीक है, लेकिन अगर इसको चेंज कराना है तो पहले उसके सारे सिम्टम्स को देख लिया जाए कि ये कहाँ तक ख़राब हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में हम आते हैं सिलेंडर की तरफ। ये इसका सिलेंडर पार्ट है, ये इसका हेड है, और सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग इंजन का सेंट्रल वर्किंग पार्ट होता है।
इसका उद्देश्य कंबस्टन को बनाए रखना और पिस्टन को डायरेक्शन देना होता है। इसके अलावा इसका कार्य यानी कि जो काम है वो बाहरी सतह पर मौजूद हीट सिंक के माध्यम से कंबस्टन की गर्मी को सहन करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारी हीट सिंक है। ये जितना भी कंबस्टन चैम्बर में गर्मी उत्पन्न होती है ये सब इसको सहन करके बाहर निकाला जाता है। ये एयर कूल इंजन है, ये सारी हवा से ठंडा होता है ये, और इसका डिज़ाइन इस प्रकार से किया जाता है कि ये इसको सारे हीट को एब्जॉर्ब करता है। यह भी एल्युमिनियम एलॉय से बना होता है और ये अपने प्रदर्शन को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अगर आपके सिलेंडर में पिस्टन के द्वारा प्ले ज़्यादा हो गया है तो उसको बोर कराना पड़ता है, क्योंकि जो स्टॉक प्रेशर है वो आपकी बाइक में नहीं बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी बाइक अच्छी पिकअप नहीं दे सकेगी और दौड़ेगी भी नहीं। तो इसके लिए आप अपने एक्सपर्ट के पास जाइए, कोई टेक्नीशियन आपको बताएगा, और इसको एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोर डायल गेज कहते हैं, वो आप अपना नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। उससे आप अपने सिलेंडर के मेज़रमेंट उससे देख सकते हैं और कितना वो आउट हो चुका है वो भी आपको पता चल सकता है, लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो उसको चलाना जानता हो। इसकी जो स्टैंडर्ड बोर साइज़ होता है वो कंपनी के अकॉर्डिंगली 50.002 टू 50.02 mm होता है, और वेयर लिमिट यानी कि उसकी लिमिट जो होती है वो 50.1 mm होती है। अगर इससे ऊपर ये घिस जाता है तो कंपनी रिकमेंड करती है कि इसको बोर करा लीजिए। तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं तब जब आप किसी कारीगर के पास जाएं, कोई एक्सपर्ट हो, वो आपको ही समझा सकेगा किस अवस्था में इस पिस्टन को चेंज करना है। वर्बली अगर आपको बताया जाए तो इससे पता नहीं चलेगा। इसके लिए आपके पास एक टेक्निकल पर्सन होना चाहिए जो इसके बोर को मेज़र करके दिखा सकता है। आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से कैसे मेज़र किया जा सकता है, तो वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। कभी भी पिस्टन और रिंग इतनी आसानी से इसके सिलेंडर के बोर को परेशान नहीं करते। सबसे पहले होता क्या है कि जो इसके अंदर बेस होता है, जो क्रैंक शाफ्ट होती है, उसमें कनेक्टिंग रॉड लगी होती है। जिस रॉड से पिस्टन जुड़ा होता है उस क्रैंक शाफ्ट के राइट और लेफ्ट में दो बेयरिंग होते हैं। अब ये ऊपर नीचे की जो अवस्था चलती है स्टॉक की, तो स्टॉक जब चलता है तो प्रेशर बनता है और उससे हमारी गाड़ी भागती है, और ये आधारित होते हैं बेयरिंग के ऊपर। अब बेयरिंग भी किसी अवस्था में आकर के घिसेंगे ही, तो होता क्या है कि सबसे पहले वो बेयरिंग घिसना शुरू होते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, क्योंकि मेन कॉज जो मैं आपको अब बता रहा हूँ वो असली रीज़न है
आपके पिस्टन की अलाइनमेंट बिगाड़ने का। सबसे पहले जो बेयरिंग है वो जाते हैं, उनमें आता है प्ले दोनों राइट और लेफ़्ट में आने के बाद बैलेंसिंग होती है ख़राब, और उसके बाद आपका जो कनेक्टिंग रॉड है उसमें भी बैलेंस ख़राब होता है। उसके नीचे भी एक पिन होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कनेक्टिंग रॉड किस तरह से काम करती है। उसके प्ले होने से जब पिस्टन ऊपर की साइड जाता है इग्नाइट होने के लिए, तो होता क्या है कि उसमें प्ले आ जाता है, वो घर्षण यानी कि फ्रिक्शन से अपनी एक अलग स्पेस बनाता है सिलेंडर के अंदर। अब चूंकि वो छल्लों से बंधा हुआ होता है तो इसलिए ये छल्ले भी एक ही साइड से घिसने लगते हैं, और हम इसको मेज़र करते हैं कि भाई ये तो कम से कम हमारे 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर चल जाने चाहिए, उसके बाद हम चेंज कराएं। लेकिन चूंकि नीचे से बेस ख़राब हुआ है तो ऊपर की जो लाइफ है वो ख़राब कर चुका होता है नीचे का बेस, जिसको 4-5 साल चलना चाहिए छल्लों को, या 4-5 हज़ार किलोमीटर के बाद चेंज कराना था, तो वो छल्ले आपके साल भर में ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो सही तरह से प्रोपोर्शनली नीचे ऊपर नहीं हो रहे और वो वॉल को एक जगह से घिस देते हैं, और ज़्यादा हीट होने से वो आपके बोर को फ्री भी कर सकते हैं और खुद भी घिस सकते हैं अपने आप में, और इस तरह से वहाँ से अलाइनमेंट बिगड़ना शुरू होती है। और एक बार वक्त आता है ऐसा कि आपको अपने इंजन के वहाँ से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, और जब गाड़ी ज़्यादा रनिंग फास्ट में होगी तो ज़्यादा आवाज़ आएगी, और जब स्टार्टर मोड में होगी तो और ज़्यादा आवाज़ रहेगी। खर 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 हल्की सी आवाज़ आना शुरू होगी, और वो धीरे 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 वो बढ़ती रहेगी। तो होता क्या है कि वो एक टाइम आने के बाद इंजन भी सीज कर सकता है। तो ऐसी अवस्था आने से पहले ही आप उसको ठीक करा लीजिए। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यदि पिस्टन आपने चेंज करवाया तो जनरली पिस्टन नहीं करवा के आप उसका इंजन ओवरऑल करा लीजिए, क्योंकि इंजन ओवरऑल करने से क्या फ़ायदा होता है कि जितने भी बेयरिंग्स होते हैं वो बेयरिंग्स सारे A to Z चेंज किए जाते हैं, और आपको दोबारा से एक नई शक्ति प्रदान की जाती है इस बाइक में। इंजन ओवरऑलिंग के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मेरी गाड़ी बिल्कुल नए शोरूम से बन के आई है। और यदि आपने आधा अधूरा इंजन बनवाया और उसके बाद और अंदर के पार्ट्स जो घिस चुके हैं वो नहीं ठीक तरह से चेंज कराए और डायरेक्टली पिस्टन पे ही फोकस किया और बोर करा करके अपने सिलेंडर को ले आए और चलाना शुरू कर दिया, तो वो जो नीचे का सामान है वो कुछ टाइम बाद आपको नए वाले जो बोर किया हुआ सिस्टम है उसको भी ख़राब कर देगा। तो जब एक काम एक सिरे से कराएं तो पूरा ही कराएं, वरना ना कराएं। आधे अधूरे काम को करा करके आपको आगे दिक्कत ही आनी है। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मेरी बाइक से मैं परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। वो लोग लेते हैं सेकेंड हैंड बाइक्स। तो होता क्या है कि सेकेंड हैंड बाइक लेने से एक घाटा ये हो जाता है कि उनको उसकी पास्ट नहीं पता होती, उसकी पृष्ठभूमि जो होती है ना, यानी कि उसका जो बीता हुआ समय है उस गाड़ी के साथ उसको नहीं पता। वो सेकेंड हैंड लेकर आया है, फर्स्ट ओनर को सब पता होता है। तो जो शुरू से उसके साथ अटैच्ड है उसको तो पता ही है कि मेरी गाड़ी कितनी चल चुकी है और कहाँ मेरे को कहाँ कहाँ मैंने इसको ठीक कराया है। तो सेकंड ओनर को नहीं पता होता, ना थर्ड वाले को पता होता, तो वो परेशान ही रहता है हमेशा। तो एक बार यदि आपने इसको समझ लिया कि मेरे इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज़ें आ रही हैं, तो सबसे पहले आप अपने रिंग चेंज करवाइए। रिंग से आपको संतुष्टि हो सकती है, रिंग घिस जाते हैं एक टाइम पे आने पर, तो रिंग चेंज करवा लीजिए। अपनी परफॉर्मेंस को दोबारा से चेक कीजिए। रिंग चेंज होने के बावजूद भी यदि नहीं ठीक चलती बाइक, तो आप अपने कारीगर से चेक करवाइए अपने पिस्टन को, और पिस्टन खुलवा के ऊपर से
अपने हेड हेड भी खुलवा सकते हैं और इसको नीचे सिलेंडर तक भी खुलवा सकते हैं। वो ऊपर से ही आपका वो खोल करके देख लेगा, इन नटों को खोल के यहाँ से ये खोल के वो चेक कर लेगा कि आपके सिलेंडर की क्या पोजीशन है, और पूरा के पूरा वो पिस्टन भी दिख जाएगा उससे। तो इस प्रकार से वो आपको सजेस्ट करेगा कि क्या करना है। और मेरी राय आपसे यही है कि यदि इंजन का काम आपने कराया है तो लगे हाथ जितने भी काम हैं, चेन का, इंजन का, उसके बाद आपका शॉकर्स के ऑयल का, ये सारे बेसिक काम, क्लच प्लेट्स का आप करवा लीजिए। उसके बाद आपकी माइलेज भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और 5 साल तक ये बाइक आपको कभी मेंटेनेंस के लिए तंग नहीं करेगी, और आप लॉन्ग राइड पे भी जाएंगे तो भी आपको आनंद आएगा। तो इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे बात समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाए कि अगर आपके पिस्टन को रीबोर की रिक्वायरमेंट है, पिस्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से रीबोर की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने काम को पूरी तरह से करवाइए, आधा अधूरा ना कराइए। तो लास्ट अब मैं आपका क्लियर करता हूँ छल्ले का, यानी कि पिस्टन के रिंग्स का, यहाँ जो रिंग्स लगते हैं। चलिए अभी मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ, और अंत में मैं पिस्टन रिंग्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ। दरअसल यामा पिस्टन के जो छल्ले होते हैं वो हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोपी मशीन के द्वारा निर्मित होते हैं। इसका जो काम है वो पिस्टन को सीलिंग प्रदान करना होता है, ताकि पिस्टन का जो फ्रिक्शन सिलेंडर की वॉल से ना हो सके। पिस्टन रिंग्स आर यूजुअली मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड स्टील। और मार्केट में इसका अगर मेज़रमेंट लेना चाहें कि ये कितना घिस चुका है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है वर्नियर कैलिपर गेज, उसके द्वारा भी आप इसको मेज़र कर सकते हैं। इसका जो रिंग एंड गैप जो होता है वो 0.15 टू 0.35 mm तक होना चाहिए, और इसकी जो लिमिट है वो 0.5 mm होती है। उसके बाद ये चेंज कर देना चाहिए। और इसके अलावा जो इसकी मेंटेनेंस है, एक तो इसके लिए राउंडेड स्क्रैपर चाहिए, जो कि यहाँ से कार्बन को जो डिपॉजिट है यहाँ से ये भी साफ़ होने चाहिए रिंग चेंज करने से पहले अच्छे से। और किसी अच्छे कारीगर के साथ मिलके आपको ये अपना काम करवा लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आप समझ सके कि क्या मैंने आपको समझाया है। एक तो रिंग्स का मेज़रमेंट मैंने बता दिया है, और इसकी एक लाइफ भी होती है कि कितने टाइम बाद आपको इसको चेक करवाना है। दरअसल इसको हर सर्विस के अंदर आप जब हेड खुलवाते हैं और कार्बन वहाँ से हटाते हैं या हटवाते हैं, तो उसी समय आपको रिंग की पोजीशन पता भी चल सकती है, या आपका कारीगर जो है वो बता सकता है। अगर आपको लगे या उसको लगे कि रिंग चेंज होने वाले हैं तो उसको तुरंत चेंज करवा लीजिए, क्योंकि रिंग ही एक दोनों के बीच में माध्यम है जो ख़राब होने से बचाता है। सिलेंडर और पिस्टन के बीच का जो माध्यम वो रिंग ही है। और लुब्रिकेंट अच्छे से रहना चाहिए आपका,
टूटी ऑयल को प्रॉपर डालते रहना चाहिए जिससे लुब्रिकेंट बना रहे, और इस प्रकार से आप अपनी बाइक को मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस विषय में यदि कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। और इसके अलावा यदि कुछ मेरे सब्सक्राइबर पूछना चाह रहे थे कुछ सवाल, जिसमें कि एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसमें उनको वीडियो दिखानी ज़रूरी है, तो आप मेरे मेल पर भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल दे रखी है। किसी ने अपना चेसिस नंबर की कंडीशन बहुत ख़राब बताई हुई है, तो जब तक मैं देख नहीं सकता उसकी हेल्प नहीं कर सकता, तो वो चाहें तो मेरे को मेल करके भी बता सकते हैं, तभी मैं उनको सजेस्ट कर पाऊँगा कि क्या इसकी पोजीशन है और कैसे ये सॉर्ट आउट हो सकती है प्रॉब्लम। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किसी और टॉपिक के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।